अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंट्रोल ऑफ़ हार्मफुल बैक्टीरिया। तो हम देखते हैं जो बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो हार्मफुल हैं उन्हें हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं और केमिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स क्या हैं उनकी कंट्रोलिंग के लिए, हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले उनमें है फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में सबसे पहले आती है स्टेरिलाइजेशन, जो हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीजेज इन प्लांट्स में भी पढ़ा था। उसमें जो लास्ट डिजीज थी गॉल्स, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी क्रॉप्स को, अपने सॉइल को स्टेरिलाइज करना चाहिए, जहाँ पर मैंने स्टेरिलाइजेशन के बारे में थॉरली बताया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टेरिलाइजेशन एक कैसा मेथड है। दिस मेथड इज़ यूजफुल टू किल ऑल लाइफ फॉर्म्स। ये तमाम तरह के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है। इन विच फिजिकल एजेंट्स लाइक, इसमें जो एजेंट्स मैंने ये भी बताया था कि डिफरेंट एजेंट्स को यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मली आपने बस कपड़ा मारा और एक जगह को साफ़ कर दिया, झाड़ू लगाकर एक जगह को साफ़ कर दिया, पोछा लगाकर साफ़ कर दिया। नहीं, आप जो है कुछ ऐसे एजेंट्स यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करने की क़ुव्वत रखते हैं। वो एजेंट्स कौन कौन से हैं? आप स्टीम को यूज़ कर सकते हो, आप ड्राई हीट को यूज़ कर सकते हो, आप गैस फिल्ट्रेशन को यूज़ कर सकते हो, प्लस आप रेडिएशन रेस को भी यूज़ कर सकते हो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग के लिए। ठीक है, इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। इससे तमाम तरह की लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बल्कि मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, छोटे से लेकर बड़े तक के तमाम तरह की लाइफ इससे किल की जा सकती हैं। इट इज़ यूज टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इवन जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सर्जरीज हो रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उन्हें स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा उन सब्सटेंसेस की जो है वो ध्यान रखा जाता है उनके स्टेरिलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के ओपन एरियाज़ में उन्होंने काम करना होता है। जब हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी एरिया में सर्जरी होती है, तो बेसिकली उस एरिया को ओपन किया जा रहा होता है, फिर ब्लड से कॉन्टैक्ट में होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारे ब्लड में डायरेक्टली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ्यूज़ ना हो जाए, ट्रांसफ़र ना हो जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज़ किया जाता है उन तमाम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। तो उधर भी स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कोई बैक्टीरियाज होंगे, तो वो भी स्टेरिलाइजेशन से किल हो जाएंगे। फिर उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व मिल्क एंड मीट ऑन लार्ज स्केल्स। जो मिल्क पैक्स वगैरह आ रहे होते हैं और जो अब मीट भी हमारे पास पैकेट्स में आने लग गए हैं, डिफरेंट जो है वो मॉल्स वगैरह में भी अब इसी तरीके से मीट मिल रहा होता है, पैक्ड मीट मिल रहा होता है, तो उनकी प्रिजर्वेशन भी ज़रूरी है। ऑफ कोर्स अगर आप उन्हें इतने टाइम के लिए पैक कर रहे हो तो ज़रूरी है कि उनके अंदर कोई इस तरह की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ ना हो, कोई बैक्टीरियल, कोई फंजल, कोई वायरल ग्रोथ ना हो, कोई ऐसे पैथोजन की ग्रोथ ना हो जो हमारे लिए हार्मफुल हो उनका इंटेक करने से। तो मिल्क और मीट वगैरह को प्रिजर्व करना मतलब उसे पैथोजन से बचाना, उसके लिए भी जो है उसे प्योर रखना, उसे बिल्कुल जो है वो सही रखना, उसके लिए भी यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन का मेथड यूज़ किया जा रहा होता है। ये है एक फिजिकल मेथड। फिर उसके बाद हम देखते हैं और मेथड्स हमें क्या बताए हुए हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल मेथड है वो है हमारे पास हाई टेम्परेचर। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन, अच्छा देखें, हमें ये बात पता है, इवन हम लोगों ने एंजाइम्स में भी पढ़ी है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो भी एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी नहीं रह पाएगी। तो फिर पैथोजेंस कैसे जिंदा रहेंगे? अगर हमें भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे दिया जाए तो इवन हम भी मर जाएंगे। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे जिंदा रहेंगे? तो उनकी रेंज, उनके जो जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर उन्हें दे दिया जाए तो ऑब्वियसली उससे भी उनकी किलिंग की जा सकती है। सो दिस मेथड इज़ यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरीज इन विच बोथ ड्राई एंड मॉइस्ट हीट आर इफेक्टिव। वहाँ पर ड्राई हीट भी यूज़ की जाती है और मॉइस्ट हीट भी यूज़ की जाती है। मॉइस्ट मतलब नमी वाली हीट। अब ख्याल आता है कि नमी वाली हीट कैसी होगी, तो नमी वाली हीट्स भी होती हैं। ऐसे जो है वो फर्नर्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे इसके अलावा जो है एक वो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी रखा जाता है, तो उसके फ्यूम्स से या उसकी जो हीट होती है उससे, और क्या कहते हैं, इवन अभी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स लैब्स में कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, तो उसमें हमें क्या करवा रहे होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हमें डायरेक्टली, हम उन्हें, वो हीट सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, हीट सेंसिटिव मतलब वो फायर सेंसिटिव होते हैं बेसिकली। तो हम उन्हें डायरेक्टली जो है वो फायर से एक्सपोज नहीं कर सकते, हम उन्हें डायरेक्टली किसी बर्नर पर नहीं रख सकते डायरेक्टली। उन्हें जो है, मतलब कहने का मतलब सिंपल ये है कि डायरेक्टली आग हम नहीं
यूज़ कर सकते उस उन केमिकल्स के लिए। तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसके लिए ऑल्टरनेटिवली एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है, तो फिर हम उन केमिकल्स को उस पर मेल्ट कर रहे होते हैं, उसमें रखकर मेल्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी हीट यूज़ की जा रही होती है। तो वो एज एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगी मॉइस्ट हीट की, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों ही टेक्निक्स यूज़ की जा रही होती हैं लैब्स में, ड्राई और मॉइस्ट हीट। फिर उसके बाद मॉइस्ट हीट हेल्प्स इन कॉकुलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड किल्स द माइक्रोब्स। अब मॉइस्ट हीट क्या करेगी, जो मॉइस्ट हीट होगी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन से ही पता है कि जेनेटिक मटेरियल बनता है, तो इनके जो प्रोटीन्स होंगे उनको कॉकुलेट कर देंगे। उनको कॉकुलेशन करवाने का क्या मतलब है, उनकी क्लॉटिंग करवा देंगे, ठीक है, उन्हें एक जगह पर जमा देंगे। अब जब प्रोटीन्स एक जगह पर जम जाएंगे तो उनके जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल अफेक्ट होगा तो वो मजीद फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से वो माइक्रोब्स की किलिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद ड्राई हीट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रोब्स। अब ड्राई हीट अगर हम यूज़ करें, मतलब डायरेक्टली अगर हम आग यूज़ करें, फायर यूज़ करें, तो जो माइक्रोब्स हैं उनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं उनकी बॉडी में, उनके जैसे अभी हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा कि भाई बैक्टीरियल सेल वॉल में ये केमिकल्स होते हैं बैक्टीरियल, तो उनके जो उनकी बॉडी में उनके डिफरेंट पार्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो जो केमिकल्स यूज़ हुए हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स की बनावट के लिए जो जो केमिकल्स यूटिलाइज हुए हैं उनकी बॉडी में, जहाँ जहाँ पर उन केमिकल्स की हो जाती है ऑक्सीडेशन, यानी कि उनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। जब उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज सब कुछ चेंज हो जाती है और इस तरीके से वो उनके किसी काम के नहीं रहते और फिर उनकी क्या हो जाती है, किलिंग हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास रेडिएशन। ये भी फिजिकल टेक्निक है, फिजिकल मेथड है। तो माइक्रोब्स आर किल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी उन्हें दी जाती हैं बिलो 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब एक्सपोनेंट -9। इतनी ज़्यादा कम जो है हमारे पास वेवलेंथ है, उस पर भी रेस के थ्रू भी इन बैक्टीरियाज की किलिंग की जा सकती है। गैमा रेज आर जनरली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। हमारे पास 3 तरह की रेज हम लोगों ने पढ़ी है, अल्फा, बीटा, गैमा। तो गैमा रेज यूज़ की जा रही होती हैं ज़्यादातर इस तरह की पर्पस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर। हीट सेंसिटिव मटीरियल्स लाइक एंटीबायोटिक्स, सेरा, हार्मोन्स और ग्रोथ मीडिया। ग्रोथ मीडिया क्या होते हैं, मीडिया क्या होता है, मीडिया बेसिकली वो होता है कि हम लोग अगर कोई बैक्टीरियाज या कोई फंजाई मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए या किसी भी और यूज़फुल पर्पस के लिए अगर हम कुछ ग्रो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, बिल्कुल जिस तरीके से एक नेचुरल इन्वायरमेंट उन्हें मिल रही होती है, सारी उनकी ज़रूरियात उन्हें मिल रही होती हैं, उनकी सारी जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं उन्हें प्रोवाइड की जा रही होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम आर्टिफिशियली वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हम कल्चर्स या ब्रॉथ या मीडियाज हम वो बना रहे होते हैं। वो क्या है, बेसिकली हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर उन्हें दे रहे हैं सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं, जितने भी सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स आ गई, दवाइयाँ, सिरा आ गया हमारे ब्लड का सिरम, फिर हार्मोन्स आ गए, मीडियाज आ गए, एंजाइम्स, विटामिन्स, इन सबको आप स्टेरिलाइज कर सकते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स को यूज़ कर। क्यों, क्योंकि ये सेंसिटिव मटेरियल्स हैं। अगर आप इन्हें डायरेक्टली हीट वगैरह इन सारी चीज़ों से स्टेरिलाइज कर दोगे तो ये सारे मटीरियल्स क्या हो जाएंगे, ये सारे डीनेचर हो जाएंगे, इनमें कोई ना कोई ख़राबी हो जाएगी। तो हम उस सब के बजाय इनमें मेम्ब्रेन फिल्टर्स को यूज़ कर इन सारी चीज़ों के स्टेरिलाइजिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन हॉस्पिटल सम ऑपरेशन थिएटर्स एंड बर्न वार्ड्स। बर्न वार्ड्स क्या होते हैं, बर्न वार्ड्स को तो इवन कहा जाता है कि आईसीयू से भी ज़्यादा जो है वो एक तरह से उनका ख्याल रखना पड़ता है। आईसीयू में तो पता है कि कितना ज़्यादा वो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उतना ही बर्न वार्ड्स भी सेंसिटिव एरियाज होते हैं। क्यों, क्योंकि जो पेशेंट्स बर्न होते हैं, जिनकी बॉडीज़ पूरी तरह से बर्न हुई हुई होती है, जिनके स्किन, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हर तरह के जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे स्किन में ही होते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उससे अगर आसपास से कोई भी इस तरीके की कंटामिनेशन हो रही है, कोई भी इन्वायरमेंट से इस तरीके के बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस हैं जो होते भी हैं, तो वो उनके बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उनके उन बर्न्स के थ्रू उनकी बॉडी में वो ट्रांसफ्यूज़ हो सकते हैं। तो हमें इसलिए इन ऑन ऑपरेशन थिएटर्स और बर्न वार्ड्स, और इवन हाँ, अगर उनकी बॉडी झुलसी हुई है, जली हुई है, तो उनके जितने भी पैथोजेंस हैं, हार्मफुल जितने भी बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, वो भी हेल्दी पर्सन को लग सकते हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा उधर ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो उनके लिए भी नुकसानदेह होती हैं और हमारे लिए तो हद से भी ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं एक हेल्दी पर्सन के लिए। तो ऑपरेशन थिएटर्स और बर्न वार्ड्स वगैरह का
हमारे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि उनमें स्टरलाइजेशन वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर इवन जो एयर होती है, जो नॉर्मल हवा है उसे भी वहाँ पर पास नहीं किया जा रहा होता, उसके लिए भी वहाँ पर फिल्टर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, वहाँ पर फिल्टर्ड एयर यूज़ की जा रही होती है टू लोअर द नंबर ऑफ एयरबॉर्न माइक्रोब्स, ताकि वहाँ पर एयरबॉर्न माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हवा में ही ग्रो कर जाएं, वो माइक्रोब्स वहाँ पर ना एंटर हो सकें, फिर ना ग्रो हो सकें, ना उनकी प्रोडक्शन हो सके। फिर उसके बाद पेस्चराइजेशन तो सभी को पता है, फिर भी देख लेते हैं पेस्चराइजेशन क्या है। दिस प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। इसका नाम पेस्चराइजेशन रखा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट का नाम लुइस पास्चर था। टू किल नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ताकि ऐसे बैक्टीरियाज को किल कर सकें जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, जो स्पोर्स नहीं बनाते बल्कि दूसरे किसी मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े, उनमें से एक स्पोरिंग था और बाकी और भी हम लोगों ने पढ़े हैं। तो जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है उनकी किलिंग के लिए लुइस पास्चर ने मेथड डेवलप किया था, तो इसका नाम है पेस्चराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज पेस्चराइज्ड। प्रिजर्वेशन और पेस्चराइजेशन में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, एक होता है प्रिजर्वेशन, एक होता है पेस्चराइजेशन। तो यहाँ पर हम लोग पेस्चराइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रिजर्व का मतलब सिंपली है कि आप किसी चीज़ को कंटेमिनेशन से बचा रहे हो, आप किसी चीज़ को प्योर रखने की कोशिश कर रहे हो। पेस्चराइजेशन में क्या है, मिल्क इज पेस्चराइज्ड बाय हीटिंग। अब हम उसके लिए डिफरेंट मेथड्स अगर यूज़ कर रहे हैं प्रिजर्वेशन के लिए, तो वो कहलाएगी पेस्चराइजेशन, ठीक है। और पेस्चराइजेशन बेसिकली हो ही मिल्क में रही होती है, ठीक है। तो मिल्क को अगर पेस्चराइज आपने करना है तो आप उसे हीट करते हो। हम लोग घरों में मिल्क को जब भी दूध लेकर आते हैं घर में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसे यूज़ करने से पहले बॉईल कर रहे होते हैं, उसे हीट कर रहे होते हैं। क्यों? रीज़न इज़ दैट कि उसके माइक्रोब्स को किल किया जा सके। तो हम मिल्क को जब पेस्चराइज करते हैं तो उसका सबसे पहला मेथड ये है कि हम उसे हीट करते हैं 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटलीस्ट फॉर 15 सेकेंड्स, कम से कम भी 15 सेकेंड्स के लिए। और अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, 71 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हो, तो एटलीस्ट कम से कम भी आपको 30 मिनट्स के लिए उसे प्रॉपर हीट करना चाहिए टू डिस्ट्रॉय ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफॉइड बैक्टीरिया एंड मिल्क। क्योंकि मिल्क में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं टीबी कॉज करने वाले बैक्टीरियाज और टाइफॉइड कॉज करने वाले बैक्टीरियाज। तो इन तरह के हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करने के लिए पेस्चराइजेशन यानी कि हीटिंग परफॉर्म की जा रही होती है मिल्क में। मिल्क पेस्चराइजेशन डज नॉट चेंज द टेस्ट ऑफ मिल्क, लेकिन बॉइलिंग से मिल्क का टेस्ट चेंज नहीं होता है, तो ये किसी भी तरीके से नुकसानदेह नहीं है, सिर्फ फायदेमंद है। फिर उसके बाद हमारे पास लो टेम्परेचर यानी कि 10 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड कैन प्रिजर्व फूड फॉर सेवरल डेज। लो टेम्परेचर की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज वगैरह। वहाँ पर टेम्परेचर को जब लो कर दिया जाता है तो भी, जब हमने क्या बताया था कि हर चीज़ की एक स्पेसिफिक रेंज होनी जो है उसी पर हर चीज़ को रखना चाहिए। अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो भी वो नुकसानदेह, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो भी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। जिस तरीके से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पर भी किलिंग की गई है, उसी तरीके से बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर्स भी नुकसानदेह है, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर्स पर यानी कि फ्रिज वगैरह में कितनी ज़्यादा ठंड होती है, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड को रखकर हम क्या करते हैं, उसे बेसिकली प्रिजर्व कर रहे होते हैं, उसे बचा रहे होते हैं कंटामिनेशन से, ख़राब होने से हम अपने खाने को बचा रहे होते हैं फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स में रखकर। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर लो कर दें, 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो उस पर भी आप अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, यहाँ तक कि काफ़ी सारे दिनों तक के भी प्रिजर्व किया जा सकता है। और ऊपर रेफ्रिजरेटर में तो इवन महीने से ऊपर भी चीज़ों को सेफ करके रखा जा सकता है। फिर उसके बाद सच एस मिल्क, एग, मीट, चीज़, वेजिटेबल्स, इन सारी चीज़ों को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रीजिंग। ओके, तो फ्रीजिंग को एज ए सेपरेट भी यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि एक नीचे होता है, नीचे वाला जो हमारा जो फ्रिज होता है उसका नीचे वाला एरिया जो होता है वो थोड़ा कम ठंडा होता है, और जो ऊपर वाला होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक अलग हेडिंग यूज़ की गई है, फ्रीजिंग। क्योंकि जो ऊपर वाला एरिया होता है वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में जा रहा होता है, जो नीचे वाला होता है वहाँ पर फिर भी माइनस के आसपास होता है, बट इतना ज़्यादा सीवियरिटी उसमें नहीं होती कि इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं होता है। लेकिन जो ऊपर वाले एरिया होता है जहाँ पर बेसिकली हम नॉर्मली बर्फ़ वगैरह जमा रहे होते हैं और मीट वगैरह जहाँ पर हम लोग रख रहे होते हैं, तो वो एरिया तो हद से भी ज़्यादा ठंडा होता है, फिर उसका टेम्परेचर माइनस में हो जाता है। तो उसके लिए एक अलग हेडिंग यूज़ की गई है, फ्रीजिंग। मीट एंड सम वेजिटेबल्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन यानी कि कंटेमिनेशन से माइक्रोब्स की, कि माइक्रोब्स उन चीज़ों को ख़राब करें उससे बचाया जा सकता है अगर उन्हें 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम -10 से लेकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसे रख दें। तो देखें यहाँ पर अगर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने किसी चीज़ को फ्रीज़ किया है, तो अगर इतना कम अगर हमने किसी चीज़ का टेम्परेचर किया तो सेवरल डेज तक हम कुछ दिनों तक के उस चीज़ को बचा कर रख सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर हम लोगों ने इतना कम कर दिया है तो ना सिर्फ दिनों के लिए बल्कि हफ्तों क्या महीनों के लिए भी उस चीज़ को संभाल कर रखा जा सकता है। यही बात मैंने ऊपर वाली हेडिंग में भी कह दी थी, मैंने देखा नहीं था कि नीचे वाली हेडिंग सेपरेटली भी बताई गई है।
चीज़ें जो है देखें, अगर टेम्परेचर 10 to 15 होगा तो कुछ दिनों तक के संभाली जा सकती हैं, बल्कि अगर टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम कर दिया जाए, नेगेटिव में कर दिया जाए, तो दिनों क्या, हफ्तों क्या, महीनों तक के भी चीज़ों को संभाल कर रखा जा सकता है। फिर फ्रीजिंग के बाद नेक्स्ट फिजिकल मेथड है हमारे पास ड्राइंग। अब हम एक्सेसिव ड्राइंग कर कर भी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। किस तरीके से? इन दिस मेथड वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम फूड लाइक मीट, मिल्क, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। दिस बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो बिकॉज देयर एंजाइम्स नीड वाटर फॉर एक्शन। अब वो केमिकल मेथड्स जो बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें हमारे पास 3 यहाँ पर मेंशन्ड है। एक है एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। एंटीसेप्टिक्स देखते हैं, देयर आर सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस सच एज आयोडीन, डेटॉल। ये एंटीसेप्टिक ही क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि नोटिस किया होगा कि अगर नोटिस क्या किया होगा, सभी को पता है कि अगर कहीं पर चोट लग जाती है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उस एरिया को डेटॉल से साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई मेडिसिन या कोई ट्यूब या कोई भी जो भी हमें दवाई लगानी हो वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेटॉल से क्यों साफ़ कर रहे होते हैं? हम सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, उस जगह को साफ़ इसलिए करना चाह रहे होते हैं कि वहाँ पर अगर कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो वो हमारे ब्लड में एंटर ना कर पाएँ उस जख्म से, उस ओपनिंग से। ठीक है, तो एंड वो चीज़ें जो मतलब इस तरह से
बचाती हैं हमें माइक्रोब से, वो कहलाती हैं एंटीसेप्टिक्स। वो तमाम एजेंट्स क्या कहलाते हैं? एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ पर आपको सेप्सिस हुआ है, जहाँ जहाँ पर कोई ज़ख्म है, कुछ है, वहाँ पर आप कुछ ऐसा अप्लाई करो जो माइक्रोब्स को एंटर नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस, उन केमिकल सब्सटेंसेस के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं आयोडीन, डेटॉल, दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स कॉल्ड, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, उन्हें एंटर नहीं होने देते, उन्हें उस जगह पर मजीद ग्रो नहीं करने देते, तो वो क्या कहलाते हैं? एंटीसेप्टिक्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए डिसइंफेक्टेंट, सर्टेन केमिकल्स लाइक हेलोजन्स एंड फिनॉल्स। H2O2 क्या है? ये वो कहलाता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर उसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेट्रा। ये तमाम केमिकल्स के नाम लिखे हुए आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये तमाम एजेंट्स क्या है? ये तमाम चीज़ें, ये तमाम केमिकल्स क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में सभी को पता है। इसी तरीके से जो केमिकल्स ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और जो रिडक्शन करवाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। जो किसी और की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जो केमिकल्स किसी और सब्सटेंस में ऑक्सीजन की एडिशन कराते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं किसी और सब्सटेंस की, वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, और जो किसी और सब्सटेंस की रिडक्शन करवाते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो खुद रिड्यूस होकर किसी और को ऑक्सीडाइज करवाएंगे वो कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएंगे, और जो दूसरे को रिड्यूस करवाकर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाएंगे। तो ये तमाम एजेंट्स, ये तमाम केमिकल्स, इनमें से कुछ ऑक्सीडाइजिंग और कुछ रिड्यूसिंग है, ये क्या करते हैं कि वेजिटेटिव सेल्स की दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल सेल्स एंड आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटीरियल्स। ठीक है, ये नॉन लिविंग मटीरियल्स में सबसे पहले तो ये कि नॉन लिविंग मटेरियल्स में यूज़ होते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक्स मैंने बताया कि ज़ख़म पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ऐसे नहीं, ये लिविंग मटेरियल पर अप्लाई नहीं होते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल पर अप्लाई होते हैं। ऐसे नॉन लिविंग मटेरियल जिनका जिनका ऐसा चांस हो कि कोई हेल्दी पर्सन उन मटेरियल्स से कांटेक्ट में आकर उसके कंटेमिनेशन के चांसेस हो, मटेरियल पर किसी कंटेमिनेशन के चांसेस हो कि कोई हेल्दी पर्सन उससे कांटेक्ट में आए और फिर वो जो जर्म्स हैं, वो जो माइक्रोब्स हैं, उस हेल्दी पर्सन पर उस मटेरियल से ट्रांसफ़र हो सके। ऐसे अगर किसी मटेरियल के चांसेस होंगे, कोई ऐसा कंटेमिनेटेड मटेरियल होगा, तो उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा। उसके डिसइंफेक्शन के लिए तमाम केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। ये क्या करते हैं? वेजिटेटिव सेल्स, एक मैंने बताया था होते हैं वेजिटेटिव सेल्स और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स वो होते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिनसे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है, जिनसे जाइगोट फॉर्मेशन होती है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, या जिन सेल्स में डिवीजन होती है सिंपली। लेकिन वेजिटेटिव सेल्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा बाकी के सेल्स होते हैं वो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स को स्टॉप कर देते हैं माइक्रोब्स की। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहे हैं हमारे पास कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स में ऐसे केमिकल्स होंगे या ऐसी एंटीबायोटिक्स होंगे, ये इनमें ना सिर्फ केमिकल्स शामिल होते हैं बल्कि इनमें एंटीबायोटिक्स यानी कि ऐसी दवाइयाँ भी शामिल होती हैं जो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, स्टॉप करवा देती हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ को सेल्स में। इनके एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एटसेट्रा। तो यहाँ पर हम लोगों के फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के मेथड्स ख़त्म हो चुके हैं जो हम लोग माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को स्टॉप करने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये तमाम टेक्निक्स को, इन तमाम मेथड्स को, अगर इनमें किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। बाकी ये वाला लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट टॉपिक रह जाएगा साइनोबैक्टीरिया, जो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।